हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है तुर्क अफगान शासक। इस चैप्टर का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था तुर्क शासन की स्थापना। ठीक है, तुर्क शासन की स्थापना तक हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप क्लास 7 हिस्ट्री के साथ ही साथ अगर क्लास 7 का इंग्लिश और क्लास 8 का भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड क्लास 7 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल का नाम है क्रेज फॉर स्टडी 2.0। वहां पर मैं क्लास 7 और क्लास 8 के इंग्लिश के वीडियोस अपलोड करती हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल से जुड़े। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एंड आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे तुर्क राज्य का विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है तुर्क राज्य का विस्तार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तुर्क शासन की स्थापना। उनकी स्थापना हो गई, लेकिन तुर्क राज्य का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेना नायक ने ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। इस वंश को सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाया। ठीक है, इस वंश के यानी कि खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंबोर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भी भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय हासिल की। विजय का मतलब क्या होता है? जीत हासिल करना, यानी कि जीतना। चूंकि दक्षिण भारत के ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त किया, जिन राज्यों को उसने जीता, वो राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये दिल्ली में रहकर शासन करते थे और ये जीते गए राज्य जैसे कि देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई, ये सब राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनको अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दे दी। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया, परंतु उनका नियंत्रण किस सीमा तक प्रभावी था? आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा के सैयद वंश एवं लोदी वंश के शासकों ने राज्य किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जीते हुए राज्यों को उनके राजाओं को वापस दे दिया शासन करने के लिए। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। उसने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में हराया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। जो आप मानचित्र 3 को देखेंगे, देखिए यहाँ पर इल्तुतमिश का राज्य है। ठीक है, जिसकी साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है? ये सब इल्तुतमिश का राज्य है, जो जहां जहां उसने विजय प्राप्त की थी, जितने भाग में उसने विजय प्राप्त की थी, उसका यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो वैसे यहाँ पर मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य दिया गया। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा साम्राज्य उसने बना लिया था, क्योंकि उसने जीते हुए राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया था, अपने ही राज्य में मिला लिया था। मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य बहुत बढ़ गया था, बहुत बड़ा हो गया था। फिर है, इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया, परंतु उनका नियंत्रण किस सीमा तक प्रभावी था? अब देखिए, अब पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी में दिल्ली और आगरा का सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों ने राज किया। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पहले गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन ने शासन किया। ठीक है, ये हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर इन सभी शासकों ने शासन किया। गुलाम वंश के 4 शासकों ने शासन किया, और भी कई सारे शासक थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट शासकों का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के शासकों ने राज किया। फिर तुगलक वंश के शासकों ने राज किया, जिसका एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक भी है। उसके बाद सैयद वंश और लोदी वंश ने शासन किया। सैयद वंश के शासक का नाम है खिज्र खां, लोदी वंश के शासक का नाम है बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी।
तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासकों ने राज किया। आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, देखिए इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम शासक था लोधी वंश का। 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश और लोधी वंश ने शासन किया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं एंड इस क्वेश्चन को हम लोग जब इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तब इस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि मानचित्र 2, 3, 4 को देखकर बताया कि तुर्क राज्य का विस्तार किस सुल्तान के समय में सबसे अधिक हुआ और इसका विस्तार कहाँ तक था। मानचित्र 5 को देखकर अलाउद्दीन खिलजी के राज्य विस्तार को कालक्रम के अनुसार क्षेत्रों की सूची में सूची बनाए। तो ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में आमिर कहा जाता था, जो सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। दोस्तों कोई भी राजा या फिर कोई भी सुल्तान अपने बड़े साम्राज्य को अकेले नहीं चला सकते, इसीलिए उन्हें अधिकारियों की जरूरत होती है, जैसे कि सूबेदार, सेनापति और प्रशासक। प्रशासक का मतलब क्या होता है? प्रशासक वो होते हैं जो उनके साम्राज्य पर शासन करते हैं, सुल्तान के संरक्षण में जो शासन करते हैं वही प्रशासक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था, जो कि सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। मतलब सल्तनत काल में वो मुख्य शासक वर्ग के रूप में जाने जाते थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। सुल्तानों के जो विश्वसनीय यानी कि विश्वास करने के योग्य गुलाम थे, उसे उन्होंने सेनापति के पद पर यानी कि ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। इन गुलामों को खरीद कर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वे लोग उन गुलामों को खरीद कर उनको सैनिक कार्यों के लिए और प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित करते थे, ट्रेंड करते थे। ठीक है, ये गुलाम अपने मालिक यानी कि सुल्तान, ये गुलाम अपने मालिक के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार थे। ये जो गुलाम होते थे जिनको ये लोग प्रशिक्षण देते थे, प्रशिक्षित करते थे, वे गुलाम पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर होते थे, यानी कि सुल्तान पर ही निर्भर होते थे और उनके प्रति वफादार होते थे। खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का उपयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद प्रदान किए। इनमें भारतीय मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। खिलजी और तुगलक वंश के जो शासक थे वो भी गुलामों का उपयोग करते थे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे पद प्रदान किए, जिसमें से निम्न वर्ग के लोगों में कौन थे? मुसलमान थे, हिंदू, जैन, अफगान, अरब सब शामिल थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार बर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्क संगत थी। यह बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता है। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। तो यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को भी ऊंचे पद दे दिए थे। ठीक है, लेकिन इतिहासकार बर्नी ने इस पर शोक प्रकट करते हुए यानी कि सुल्तान के आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सुल्तान ने निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च पद प्रदान कर दिए, लेकिन हमें यह बात याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग भी सक्षम और योग्य व्यक्ति थे। जो लोग सक्षम थे और जो योग्य थे उन्हीं को ऊंचे पद प्रदान किए गए थे। ठीक है, और बर्नी ने सुल्तान की आलोचना इसलिए की क्योंकि उसकी सोच संकुचित थी, क्योंकि मध्ययुगीन समाज में इस तरह का पूर्वाग्रह उत्पन्न होना ये कोई आश्चर्य का बात नहीं था, और उस समाज में लोगों की सोच बहुत संकुचित होती थी, सिमटी हुई होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। फिर अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। जो अधिकारी होते थे जो कि सुल्तान की मदद करते थे प्रशासन में, वो लोग सिर्फ सुल्तान के प्रति वफादार रहते थे, उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकारी और सेनानायक भी बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों की बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। कुछ अमीर तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। अमीर यह विश्वास रखते थे कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार है। कुछ अमीर यानी कि कुछ अधिकारी इतने शक्तिशाली होते थे कि वे खुद को सुल्तान बना देते थे। ठीक है, और अमीर का यह मानना था कि उन्हें भी शासन करने का बराबर अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे।
हम यह जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। हमने ये पढ़ा कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन चलाने का काम करते थे। सुल्तान अमीरों के सहयोग से यानी कि अधिकारियों की सहायता से वे शासन चलाते थे। फिर आगे है केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, जिसको वजारत कहते हैं, में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। वित्त विभाग में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व यानी कि कर वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, आय का मतलब इनकम, व्यय यानी कि खर्च, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था। तो केंद्रीय शासन में वित्त विभाग के जो वजीर थे उनका मुख्य कार्य था कर वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना और अक्ता देने की व्यवस्था करना। अक्ता क्या होता है, अक्ता के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अन्य पदाधिकारियों में आरिजे ममालिक यानी कि सुल्तान की सेना का प्रबंधक, आरिजे ममालिक यानी कि सुल्तान की सेना का प्रबंधक, वकील दर यानी कि राज परिवार की देखरेख करना, राज परिवार की देखरेख करने वाला व्यक्ति वकील दर कहलाता था। काजी, काजी कहते थे मुख्य न्यायाधीश को। दीवान इंसा कहते थे राजकीय फरमान जारी करने वाले व्यक्ति को। और बड़ी दे मुमालिक यानी कि गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाले व्यक्ति को बड़ी दे मुमालिक कहते थे। ठीक है, तो अन्य पदाधिकारियों में ये सब शामिल थे, आरिजे ममालिक, वकील दर, काजी, दीवान इंसा और बड़ी दे मुमालिक। अब हम अक्ता के बारे में पढ़ेंगे। अक्ता व्यवस्था क्या है। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके अक्ता कहलाते थे। ठीक है, जो अधिकारी थे अमीर यानी कि जो अधिकारी थे जो कि राजा की सहायता करते थे शासन चलाने में, उन्हीं को अमीर कहते हैं। तो शासकों ने क्या किया था, अलग अलग आकार के इलाकों में अमीरों को नियुक्त कर दिया था और इसी इलाके को अक्ता कहते थे। और इसके अधिकारी को मुक्ति या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर वसूली करना था। ठीक है, तो ये सब मुक्ति या फिर वली का काम था जिनको अक्ता में नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी जो थे सेवा के बदले में वेतन नहीं लेते थे बल्कि राजस्व वसूली करने का एक निर्धारित भाग अपने पास रखते थे। यानी कि वो भूमि का ऐसा भाग रखते थे जिससे कि वो राजस्व वसूली की कर वसूल कर सके। ठीक है, जैसे वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। ये जो मुक्ति होते थे, मुक्ति या वली, ये भी अपने सैनिकों को वेतन देते थे। कहाँ से देते थे, इनके पास राजस्व वसूली करने का एक निर्धारित भाग होता था और उसी से वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज देते थे। जो कर वो वसूल करते थे, जो बच जाता था उसको राजस्व सरकारी खजाने में भेज देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई भी अक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि उनका पद अनुवांशिक ना बन जाए। कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अक्ता से दूसरे अक्ता में किया जाता था। मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नामक लेखा अधिकारी अक्ताओं में रखे जाते थे। मुक्ति नाम के जो अधिकारी होते थे उनको कोई भी अक्ता थोड़े थोड़े टाइम के लिए दिया जाता था ताकि उनका पद अनुवांशिक ना बन जाए। मतलब उनको इसलिए अक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था क्योंकि ताकि वो अक्ता को अनुवांशिक ना समझे, उस पर अपना पूरा अधिकार ना जमाए। कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अक्ता से दूसरे अक्ता में किया जाता था। मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नाम का एक लेखा अधिकारी होता था जो कि अक्ताओं में रखे जाते थे। उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। यह अक्ता व्यवस्था का प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो ये आपने अक्ता व्यवस्था के बारे में जाना। दिल्ली के जो तुर्क शासक थे उन्होंने अपने अधिकारियों को अलग अलग आकार का इलाका दे दिया था। मतलब किसी को छोटा इलाका, किसी को बड़ा इलाका, तो इसी इलाके को अक्ता कहते थे। और इसी अक्ता में मुक्ति नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। मतलब ये जो अधिकारी होते थे अमीर, उन्हीं को अक्ता में नियुक्त किया जाता था और उन्हीं को मुक्ति कहते थे। और उनका काम होता था अक्ता की देखभाल करना और उनको वेतन में राजस्व वसूली करने का एक निर्धारित भाग मिलता था और उसी से वे अपने सैनिकों को वेतन भी दिया करते थे। और यहाँ पर अक्ता में एक आमिल नामक लेखाधिकारी रखा जाता था ताकि अक्ताओं में रखे हुए राज्य के द्वारा निर्धारित किया गया कर वो वसूल सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मुक्ति के अधिकार। मुक्ति के अधिकार क्या क्या है। निजाम उल मुल्क की रचना सियासतनामा के अनुसार हम लोग इसमें मुक्ति के अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, उन्हें यानी कि मुक्ति यह समझना चाहिए कि प्रजा पर उनका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से उचित धन अथवा प्राधिकार वसूल करने का है। ठीक है, मुक्ति का क्या अधिकार है कि प्रजा यानी कि किसानों पर उनका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से उचित धन या प्राधिकार वसूल करने का है।
प्रजा के जीवन, संपत्ति और परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब मुक्ति को कोई अधिकार नहीं था कि वो प्रजा के जीवन, संपत्ति और परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए। मुक्ति को उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं था। अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो मुक्ति को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। तो मुक्तियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि अगर प्रजा सुल्तान से सीधा संपर्क करना चाहती है तो मुक्ति उन्हें रोक दे, ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं था। जो मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए। मुक्ति और वली उन पर उसी प्रकार नियंत्रक है जैसे कि शासक अन्य मुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, अगर कोई मुक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उनको बर्खास्त करके उसको दंडित करना चाहिए, ऐसा सियासतनामा में लिखा गया है। ठीक है, 3 या 4 वर्ष बाद आमिल और मुक्ति का स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि यह स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। यहाँ पर बोला गया है कि 3 या 4 वर्ष के बाद आमिल या फिर मुक्ति को दूसरे स्थान पर भेज देना चाहिए, उनको दूसरी एकता दे देनी चाहिए ताकि वो अपना अधिकार ना समझ बैठे और वो शक्तिशाली ना हो जाए। ठीक है, अब है स्थानीय प्रशासन। समकालीन स्रोतों में सिख नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। सिखदार यानी कि राजस्व अधिकारी एवं फौजदार यानी कि सैनिक अधिकारी सिख से जुड़े पदाधिकारी थे। ये अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने का काम करते थे। साथ ही राजस्व की वसूली भी इनके द्वारा की जाती थी। चौधरी लगभग 100 गांवों का प्रधान होता था। बाद के समय में यह परगना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। देखिए, गांव क्या था? गांव शासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी और चौधरी लगभग 100 गांवों का प्रधान होता था। चौधरी नाम के अधिकारी जो होते थे वो 100 गांव के प्रधान होते थे। ठीक है, गांव के प्रमुख अधिकारी खुद मुकदम एवं पटवारी थे। पटवारी लेखा पदाधिकारी होता था जो गांव की भूमि एवं लगान का लेखा जोखा करता था। पटवारी किसको कहते थे? लेखा पदाधिकारी का, जो कि गांव की भूमि और लगान का लेखा जोखा रखता था। गांव में ग्राम पंचायतें झगड़ों का निपटारा करता था। तो पटवारी जो था वो गांव में ग्राम पंचायतों के जो झगड़े होते थे उनका निपटारा भी पटवारी ही करते थे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मंगोलों के बारे में। मंगोलों का खतरा। 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्य को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना दिल्ली के सुल्तानों ने कैसे किया, आगे देखते हैं। देखिए, 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला कर दिया। इसके शीघ्र बाद ही यानी कि इसके तुरंत बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्यों को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बहुत बढ़ गए और इसी से मजबूर होकर दोनों सुल्तानों ने एक विशाल सेना खड़ा की। दोनों सुल्तान मिलाकर अपने दोनों सेनाओं को मिलाकर एक विशाल सेना खड़ी की। तो इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का सामना दिल्ली के सुल्तानों ने कैसे किया, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सैनिक प्रशासन के बारे में। सैनिक विभाग यानी कि दीवान-ए-अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज-ए-मुमालिक था। वह सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था। देखिए, सैनिक विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? आरिज-ए-मुमालिक। और उसका प्रमुख काम क्या था? सैनिकों की भर्ती करना, निरीक्षण करना और वेतन देने का काम। दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने विशाल सेना का निर्माण किया था और उसकी देखरेख पर विशेष ध्यान देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती एवं देखभाल के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसने सैनिकों का हुलिया यानी कि पहचान चिन्ह रखने पर जोर दिया। उसने यह भी आदेश दिया था कि घोड़ों पर दाग लगाया जाए ताकि निरीक्षण के समय कोई भी सेनानायक गलत तरीके अपना कर बार बार एक ही घोड़ा ना दिखा सके या निम्न कोटि के घोड़े ना रखे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को एक पहचान चिन्ह दिया था। घोड़ों पर भी दाग लगवा दिया गया ताकि निरीक्षण के समय कोई भी सेना नायक गलत तरीके से बार बार एक ही घोड़ा ना दिखा सके। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के समय में घुड़सवार सैनिकों को नगद वेतन के बदले दिल्ली के निकट के गांवों की भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। देखिए, शुरुआत में तुर्क सुल्तानों के समय में घुड़सवार सैनिकों को नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि दिल्ली के निकट के गांवों में भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। उसके समय में एक घुड़सवार सैनिकों को 234 टंका प्रति वर्ष वेतन मिलता था। तो प्रारंभ में तुर्क सुल्तान सैनिकों को नगद वेतन नहीं देते थे। तो नगद वेतन की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है,
उसके समय में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक घुड़सवार सैनिक को 234 टंका प्रति वर्ष वेतन मिलता था। जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उनको 78 टंका और मिलते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने मजबूत सैनिक ताकत पर ही भारत में एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना की। दिल्ली के सुल्तानों ने एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना किस प्रकार की? क्योंकि उनके पास एक मजबूत सैनिक ताकत थी। अब है अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण। दिल्ली पर बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की और उसे नगद वेतन दिया। समकालीन इतिहासकार लिखता है कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सैनिकों को कम वेतन देते थे, लेकिन उन्होंने वस्तुओं के मूल्य को निश्चित कर दिया ताकि उनके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके। एक अन्य समकालीन लेखक, समकालीन का मतलब होता है कि अलाउद्दीन के समय यानी कि उस समय जो सुल्तान थे उनके समय में जो लेखक थे उनको समकालीन लेखक कहा जाता है। ठीक है, तो एक अन्य समकालीन लेखक के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। अलाउद्दीन ने अपने एक अमीर से एक बार कहा था, यदि मैं जनता को धन भी दूं तो वह प्रसन्न नहीं होगी, इसलिए मैंने खाद्य सामग्री को सस्ता करने का निश्चय किया है और इसका लाभ प्रत्येक तक पहुंचेगा। इस प्रकार अनाज सस्ता कर दिया जाएगा। मैं नगर में अनाज लाने वाले नैगानों यानी कि घुमक्कर व्यापारियों को बुला भेजूंगा। अनाज क्रय करने के लिए नगर में लाने हेतु उन्हें कोषागार से धन दूंगा। मैं व्यापारियों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए वस्त्र और अन्न दूंगा। यहाँ पर इसको आप समझिए थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि यदि मैं जनता को धन दे भी दूं, अगर मैं पैसा दे भी दूं जनता को, तो वो प्रसन्न नहीं होगी, मतलब लोग प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए मैंने खाने वाले चीजों को यानी खाद्य सामग्री को सस्ता करने का निश्चय किया है। और अगर खाद्य सामग्री सस्ता होगी तो वो सभी जनता के पास, सभी लोगों के पास पहुंचेगी। और फिर वो कहते हैं कि मैं नगर में अनाज लाने वाले नैगानों को बुला लूंगा। ठीक है, यानी कि एक व्यापारी को बुला लूंगा और उनको कोषागार से धन दूंगा यानी कि उसको वेतन दूंगा, और मैं व्यापारियों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कपड़े और अनाज भी दूंगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें बोला गया है। अब आगे है, सुल्तान ने खदानों से लेकर वस्त्रों, दासों, मवेशियों एवं दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित कर दिया। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए गए। अनाज के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय दल, घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए पृथक बाजार निश्चित किया गया। ठीक है, सबके लिए वस्त्रों, दासों, मवेशियों और दैनिक जीवन के लिए सबके लिए अलग अलग बाजार निश्चित किया गया। दोस्तों अब यहाँ पर है, समकालीन साधनों के आधार पर ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं की निम्न कीमत निश्चित की थी। तो यहाँ पर दिया गया है, एक सारणी दिया गया है जिसमें कि लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में कौन कौन सी वस्तुओं पर कितनी कीमत निर्धारित की थी। जैसे कि गेहूं पर 7.5 जीतल प्रतिमान उसने निर्धारित की थी, जौ पर 4 जीतल प्रतिमान, चना पर 5 जीतल प्रतिमान। तो इसी तरह से सभी वस्तुओं पर उसने मूल्य निर्धारित कर दिया था। कपड़ा, घोड़ा, टट्टू, घरेलू दासी, कुशल दास, मजदूर दास, दुधारू गाय, भैंस और गुड़, शक्कर, मिश्री, नमक, घी, चावल, चना, जौ, गेहूं सब पे उसने मूल्य निर्धारित कर दिया था। ठीक है, बाजार में अनाज की आपूर्ति करने के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने के आदेश दिए गए। इसमें कह रहा है कि बाजार में अनाज की आपूर्ति करने के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाजों को सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथों बेचने को मजबूर किया गया। किसानों पर दबाव डाला जाता था कि उनके आवश्यकता से अधिक जितने भी अनाज है उसको सरकारी व्यापारियों के पास सरकारी दाम पर बेच दे। अनाज को गांवों से बाजार तक लाने की जिम्मेवारी बंजारों को दी गई। लगान के रूप में प्राप्त अनाज को दिल्ली स्थित सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था ताकि अकाल के समय में बाजार में अनाज की पूर्ति की जा सके। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था की गई। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने एवं बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। व्यापारियों को व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी। देखिए यहाँ पर व्यापारियों पर, किसानों पर दबाव डाला जाता था, उन पर दबाव डाल के उनसे कर वसूल किया जाता था। और ये दबाव कौन बनाते थे? सरकार की तरफ से, सुल्तान की तरफ से बनाए जाते थे। ठीक है, अपने उपायों को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रक यानी कि सहना,
बड़िद यानी खुफिया अधिकारी, सहना बड़िद एक खुफिया अधिकारी को कहते हैं। मुनहियान यानी गुप्तचर, गुप्तचर को मुनहियान कहते हैं। मुनहियान की नियुक्ति की। सुल्तान इन अधिकारियों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होते रहता था। जमाखोरी, चोर बाजारी, कम तौलने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर बाजार में घूम घूम कर वस्तुओं के क्रय विक्रय की सूचनाएं एकत्रित कर सुल्तान को भेजा करते थे। गुप्तचर का काम ही है कि गुप्त रूप से सूचना इकट्ठा करना और सुल्तान के पास पहुंचाना। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि 48 जीतल का एक टंका यानी कि आज के चांदी के 1 रुपए के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1 मन आज के लगभग 15 किलोग्राम के बराबर था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना फर्क है। आज 40 किलोग्राम का 1 मन होता है और उस समय में 15 किलोग्राम का 1 मन होता था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। जो गुप्तचर होते थे वो जानकारी इकट्ठा करके बाजारों की जानकारी इकट्ठा करते थे कि किस तरह से क्रय विक्रय हो रहा है, और वो सभी जानकारी वो सुल्तान को देते थे, क्योंकि गुप्तचर का काम ही था गुप्त रूप से सूचना इकट्ठा करके सुल्तान तक पहुंचाना। ठीक है, आगे है, क्या अलाउद्दीन का यह मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू की गई थी अथवा साम्राज्य के अन्य भागों या शहरों में भी लागू था? इतिहासकार फरिश्ता ने मात्र इतना लिखा कि वस्तुओं के जो मूल्य दिल्ली में थे वही राज्य के अन्य भागों में भी थे, परंतु बर्नी ने केवल दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों की चर्चा की है। उसने लिखा है कि सुल्तान की नीति और नियमों से अनेक वस्तुएं दिल्ली में सस्ती हो गई थी और वर्षों तक सस्ती रही। वस्तुओं की सस्ती होने और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्वान, योग्य और कुशल व्यक्ति दिल्ली में आकर बस गए। तो कुछ वस्तु ऐसी भी थी जिसका मूल्य बहुत सस्ता कर दिया था। कौन से सुल्तान ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और मूल्य के सस्ते होने की वजह से ही बहुत सारे योग्य व्यक्ति, बहुत सारे योग्य विद्वान और योग्य व्यक्ति दिल्ली में आकर बस गए, और अलाउद्दीन के द्वारा जो वस्तुओं का मूल्य सस्ता किया गया वो सस्ता मूल्य कई वर्षों तक रहा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप विचार करें कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ। तो हम सारा क्वेश्चन तभी सॉल्व करेंगे जब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी ये चैप्टर बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा था, तो इसीलिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड ये वाला सेकेंड पार्ट है, इसके बाद थर्ड पार्ट अपलोड होगा। तो हम लोग थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड 4 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। एंड ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।